जय हिंद बच्चों, आज हम भौतिकी के अध्याय परमाणु अर्थात एटम का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम परमाणु की संरचना का अध्ययन विभिन्न भौतिक शास्त्रियों के द्वारा किए गए अवलोकन तथा उनके परमाणु मॉडल के आधार पर करेंगे। परमाणु के अध्ययन में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, उनमें से कुछ के विचारों का अध्ययन आज हम इस अध्याय में करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक महर्षि कणाद, तत्पश्चात जॉन डाल्टन, विलियम प्राउट, जे थॉमसन तथा अंतिम में रदरफोर्ड एवं उसके पश्चात बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे तथा उनकी सफलताओं और विफलताओं का अध्ययन भी इसमें करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल से ही हम सभी को एक जिज्ञासा हुआ करती थी, यह जानने की कि हम किस तत्व के बने हैं, ये सभी पदार्थ किन तत्वों के बने हैं। तो इसी कड़ी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही हमें यह बताया था कि किसी पदार्थ के उस अंश को जो सबसे छोटा, अदृश्य तथा अविनाशी होता है उसे परमाणु कहते हैं। परंतु महर्षि कणाद का यह तथ्य रिकॉग्नाइज नहीं था, अर्थात स्वीकृत नहीं था। तो इस तथ्य के अंतर्गत परमाणु के संदर्भ में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने सबसे पहला रिकॉग्नाइज्ड मॉडल अर्थात स्वीकृत मॉडल दिया। सन 1808 में जॉन डाल्टन के इस मॉडल को हम डाल्टन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने इस तथ्य के आधार पर, इस मॉडल के आधार पर निम्नलिखित तथ्य दिए, जिनमें था प्रत्येक तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु सर्वसम अर्थात समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है। परंतु जॉन डाल्टन का यह मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक समय तक नहीं चल पाया, इसे भी अमान्य कर दिया गया। इसी दौरान प्राउट अपनी कुछ हाइपोथेसिस लेके आए, जिनका पूरा नाम था विलियम प्राउट। सन 1815 में इन्होंने बताया प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। परंतु इनकी यह परिकल्पना अत्यधिक समय तक नहीं चल पाई और इसे भी अमान्य कर दिया गया। तत्पश्चात जे थॉमसन अपना एक एटॉमिक मॉडल लेकर के आए, जिसे हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं तथा इसका दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया परमाणु एक ठोस गोला है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं तथा इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के गूदों के अंदर उसके बीज धसे होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार उन्होंने अपने इस मॉडल को आगे भी संचालित किया और उन्होंने इस मॉडल के अंतर्गत बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार होती है कि इलेक्ट्रॉनों का आवेश परमाणु के धनावेश के बिल्कुल बराबर होता है, अर्थात उनके अनुसार परमाणु पूर्ण रूपेण उदासीन होता है। इन्होंने अपने इसी मॉडल के अनुसार यह भी बताया कि जो परमाणु का आकार होता है वह लगभग 10 की घात -10 की कोटि का होता है। जे थॉमसन के इस मॉडल में काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने इस पर विश्वास किया। जे थॉमसन के इस मॉडल में कुछ दोष भी आए, जो कि है इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में देखी गई पतली पतली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या इनके द्वारा नहीं की जा सकी। अर्थात जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को काफ़ी उच्च क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके अंतर्गत इनकी व्याख्या इनके द्वारा नहीं की जा सकी। जे थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग आया। इसके अंतर्गत सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने सहयोगियों एच गाइगर एवं ई मार्जन के साथ मिलकर यह पता लगाया कि परमाणु के अंदर क्या है। अतः इस प्रयोग को आगे जाकर गाइगर मार्जन प्रयोग के नाम से भी जाना गया। अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन हम चित्र के अंदर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चित्र में शीशे का एक बॉक्स ए है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मित रखा जाता है। इस बॉक्स के छिद्र ओ से अल्फा कण तीव्र वेग से निकलते हैं जो लेड की ईंटों D1 और D2 के सहायता से संकीर्ण किरण पुंज के रूप में स्वर्ण पन्नी जी पर, जो कि हमें चित्र में दिख रही है, आपतित होते हैं। इन अल्फा कणों को स्वर्ण पन्नी के पीछे लगे पर्दे S पर आपतित होते हुए सूक्ष्मदर्शी एम द्वारा, जिसे हम घूर्णी संसूचक भी कहते हैं, के द्वारा देखा जाता है। पर्दे एस पर जिंक सल्फेट की पतली परत चढ़ी होती है। जब अल्फा कण उस पर्दे पर गिरते हैं तो यह जिंक सल्फेट की चढ़ी हुई परत चमक उत्पन्न करती है।
रदरफोर्ड द्वारा इस प्रैक्टिकल को करने के पश्चात यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष उन्होंने निकाले, जो कि हम इस प्रकार से देखते हैं। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण काफ़ी छोटे कोण से प्रकीर्णित हुए। कुछ अल्फा कण अर्थात 8000 में से कोई एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विचलित हुए तथा बिल्कुल न्यूनतम अर्थात 20,000 में से कोई एक अल्फा कण 180 डिग्री से वापस प्रकीर्णित होकर विचलित हुए। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परंतु उनके केंद्र भाग अर्थात केंद्र भाग का जो भार होता है वह अधिकतम होने के कारण अल्फा कण वहां से विचलित होते हैं। उसी केंद्रीय भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। तत्पश्चात उन्होंने बताया, इन अल्फा कणों के माध्यम से रदरफोर्ड ने यह जाना कि नाभिक में भी धनात्मक आवेश होता है तथा इन्हीं अल्फा कणों के माध्यम से यह बता पाए कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तथा इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयनों के कारण परमाणु उदासीन होता है। जैसा कि अभी हमने रदरफोर्ड के प्रायोगिक प्रदर्शन में देखा, जब अल्फा कणों को हम किसी परमाणु पर आपतित करते हैं, किसी पदार्थ के परमाणु पर आपतित करते हैं, तो वो अल्फा कण परमाणु के केंद्रित भाग तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे कुछ दूरी से वो वहाँ से वापस चला जाता है। अर्थात अल्फा कण जितना निकटतम किसी नाभिक के पास पहुंचता है, उस न्यूनतम दूरी को ही हम निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं, जिसे हम R0 या R0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम उसके एक छोटे डेरिवेशन को समझते हैं। निकटतम पहुंच की दूरी में हम इस चित्र के माध्यम से ही इस निकटतम पहुंच की दूरी को ज्ञात करेंगे। चित्र में हमारे पास एक परमाणु है जिसका एक नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर हमने धनात्मक आवेश लिए हैं। जैसे ही हम अल्फा कणों को इसकी तरफ आपतित करते हैं तो वह कुछ दूरी अर्थात R0 दूरी से वापस प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो प्रतिकर्षित होने के पश्चात यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो यह दूरी है, उस दूरी को ही हम निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक अल्फा कण है जिसका द्रव्यमान m है तथा उसका धनात्मक आवेश +2e है तथा उसका जो वेग है, जिस वेग से वो इसकी तरफ आपतित हो रहा था, उस वेग को हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं। तब अल्फा कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी, हम उसको निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जैसे ही अल्फा कण नाभिक के पास जाता है तो वहां पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जो है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R0। यहाँ पर Q1 और Q2 के मानों को हम +2e तथा +zd लेते हैं। जैसे ही हम मान इस सूत्र में रखते हैं तो हमें यहाँ पर समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। स्थितिज ऊर्जा को हम इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, दोनों ही ऊर्जाएं हैं। दोनों समीकरण को हम बराबर करेंगे, अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से हम दोनों समीकरण को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यहीं से अगर हम R0 की वैल्यू निकालें तो हमें ये फॉर्मूला निकल के आएगा, जिसे हम समीकरण नंबर 3 द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, और यही हमारे R0 के लिए आवश्यक व्यंजक है। अब हम अध्ययन करेंगे बोर के परमाणु मॉडल का। सन 1913 में निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अभिग्रहित निम्नलिखित हैं। परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उनके नाभिक पर केंद्रित होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के धनावेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और इन्होंने अपने इस मॉडल में बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां h प्लांक नियतांक कहलाता है तथा जिसका संख्यात्मक मान 6.67 गुणित 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यदि m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की किसी कक्षा में v वेग से घूम रहा हो तो उसका कोणीय संवेग हम L = mvr द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अतः इसके मूल अभिग्रहित को हम L = mvr = nh/2π द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां n 1 2 3 4
जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। उपयुक्त समीकरण को बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते, वे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण उसी समय करते हैं जबकि वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न कक्षा में E1 द्वारा प्रदर्शित की गई हो तथा उच्च कक्षा में E2 द्वारा प्रदर्शित की गई हो, तब उसे हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। E बराबर E1 माइनस E2, जहां पर E1 का मान E2 से अत्यधिक है और E का मान हम सभी जानते हैं h न्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः समीकरण को हम h न्यू बराबर E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। यदि E1 का मान E2 से बड़ा होगा तो E1 माइनस E2, और यदि E2 का मान E1 से बड़ा होगा तो हम उसे E2 माइनस E1 करके लिखेंगे। उपयुक्त संबंध को हम बोर का आवर्ती प्रतिबंध कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। जैसा कि बोहर ने अपने मॉडल में बताया है, परमाणु के केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करता है। आइए हम इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक नाभिक है तथा इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा है। इस वृत्ताकार कक्षा के अंदर यहाँ कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है। वह इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार कक्षा में हमने अभी माना है कि वह v वेग से गति कर रहा है। नाभिक का जो केंद्र बिंदु है, इसके आवेश को, नाभिक के आवेश को हम प्लस ZE द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये हमारे लिए हो गया नाभिक तथा इसके चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या हम अभी मान रहे हैं वह हमने मानी है स्मॉल r। ये इलेक्ट्रॉन, इसके आवेश को हम E माइनस द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तथा इसका जो द्रव्यमान है उसे हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E माइनस है, वह यहाँ पर वृत्ताकार कक्षा में v वेग से गति कर रहा है तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है r। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर भी आवेश और यहाँ पर भी आवेश, अर्थात दोनों के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल लगेगा। तब कूलाम के नियम के अनुसार वह आकर्षण बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आवेश अलग अलग हैं, इसलिए हम एक को अगर Q1 माने और एक को हम अगर Q2 माने तो दोनों को यहाँ लिखना पड़ेगा, और अपॉन में आएगा हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर r स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आ गया हमारे पास बल का मान। अब चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर Q1 बराबर नाभिक के आवेश के लिए हम इसको लिखेंगे ZE तथा इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश को हम लिखेंगे यहाँ पर कितना E। अगर हम चाहें तो इसको माइनस E लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसके केवल संख्यात्मक मान से अभी काम है, इसलिए हमने लिखा है इसको E। ये दोनों मान उठा के जैसे हम समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास F का जो मान होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में यहाँ लिखेंगे हम ZE और यहाँ हो जाएगा हमारे पास स्मॉल e, और अपॉन में चल रहा है हमारा r स्क्वायर। अब जैसे इसको हम आगे हल करें तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में आ गया z, साथ में e की घात 2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद या करके हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, इसलिए यहाँ पर f का जो मान होगा वह हो जाएगा f बराबर k, साथ में z e स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर अभी हमने मान ली कितनी, 1। इस प्रकार से हमने दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को प्राप्त किया। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहा है, वृत्ताकार गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्री बल हमें चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन को चाहिए, उसे हम इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभिकेंद्री बल को हम अगर चाहें तो H से प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम चाहें तो इसके सफिक्स में C लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल। इसका फॉर्मूला होगा mv² अपॉन r। इसको हम अगर चाहें तो समीकरण 2 माने। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों में यहाँ पर बल का मान है, तो दोनों के बल के मान को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो जैसे हम समीकरण 1 तथा 2 को आपस में बराबर करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, kze² अपॉन r स्क्वायर बराबर m, यहाँ लिखा v² अपॉन r। यहाँ हम देखें तो एक r से एक r हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास एक समीकरण बचेगी mv² बराबर में kze² अपॉन में r। इस समीकरण का भी हमें आगे उपयोग करना होगा, तो इसको भी हम एक समीकरण मान लें। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हम यूज़ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वाले व्यंजक में भी करेंगे।
चलिए आइए अब आगे देखें, यहाँ से हमें r का मान निकालना है। अगर हम यहाँ से r का मान निकालें तो इसी को मैं अगर या करके लिखना चाहूँ तो r बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ k, साथ में z e स्क्वेयर और अपॉन में m, साथ में हो जाएगा v स्क्वेयर। ये हो गई हमारे लिए समीकरण नंबर कौन सी, 4। अब हमने बोर की क्वांटम कंडीशन पढ़ रखी है, तो बोर की क्वांटम कंडीशन के अनुसार यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोर के क्वांटम प्रतिबंध से हमें पता है बोर का क्वांटम प्रतिबंध mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से अगर मैं r का मान निकालूं तो ये होगा nh अपॉन 2 पाई, साथ में यहाँ लिख देते हैं हम m तथा साथ में कितना है v। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें ये हो गई हमारे लिए समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 तथा समीकरण 5 दोनों में हमारे पास यहाँ पर r का मान है, हम दोनों को अपन आपस में बराबर कर सकते हैं। आइए हम समीकरण 4 और 5 दोनों को बराबर करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, चूंकि दोनों में यहाँ पर r का मान है इसलिए अपन आपस में बराबर करें। यह है के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में हमारे पास एम वी स्क्वेयर बराबर में एन एच अपॉन 2 पाई, साथ में m और साथ में v। यहाँ से हम क्या क्या कट कर रहे हैं, m से m यहाँ कैंसिल होगा, एक v से यहाँ पर एक v भी कैंसिल होगा। अब यहाँ पर हमें v का मान निकालना है, v अर्थात वेग का मान निकालना है। तो वेग के मान को निकालने के लिए हम क्या करें, v को इधर ले आए, तो ये हो गया हमारे पास v बराबर में यहाँ पर हमारे पास है के जेड ई स्क्वेयर और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर 2 पाई भी था साथ में, तो 2 पाई को भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं इसके साथ। ये हो गया हमारे पास के जेड साथ में ई स्क्वेयर, मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 2 पाई और एन एच आ जाएगा इसके अपॉन में, तो ये हो गया हमारे पास एन और एच। इस प्रकार से हमने यहाँ पर v का मान ज्ञात किया और इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं अब कौन सी, 6। अब ये v का मान उठाकर पुनः हम समीकरण नंबर 4 में रखते हैं तो यहाँ पर हमें स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त होगा। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं v का मान समीकरण 4 में रखने पर, जैसे ही हम समीकरण 4 में इसका मान रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखें r की जगह r है के z ई स्क्वेयर के होल अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास m। अब v की जगह हम ये पूरा मान रख रहे हैं तो यहाँ पर है हमारे पास कितना, k साथ में z ई स्क्वेयर, साथ में हमारे पास है कितना 2 पाई और होल अपॉन में हमारे पास है कितना nh। इस पूरे की घात हो गई हमारे पास कितनी, 2। अब जैसे हम इसको स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या होगा, r अपनी जगह है, k अपनी जगह है, z अपनी जगह है, ई स्क्वायर भी अपनी जगह है। तो जैसे हम इसको पूरा खोलें, m की जगह m है, यहाँ होगा हमारे पास k का स्क्वायर, z का स्क्वायर, e की घात हो जाएगी 4, साथ में 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू में पाई का स्क्वायर, और इसके अपॉन में जो वैल्यू होगी वो है हमारे पास n स्क्वायर और साथ में h स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अगर वैल्यू कैंसिल हो रही है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो e की पावर 2 से e की पावर 2 हमारी क्या हो गई, कैंसिल, ठीक है। एक z से हमारा एक z भी क्या हो गया, कैंसिल। इस प्रकार हमारे पास एक r से एक r भी क्या हो रहा है, कैंसिल। अब जो वैल्यू हमारे पास बच रही है तो हम उसको लिख लेते हैं, r बराबर हमारे पास होगा n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन में m z e की पावर यहाँ पर हमारे पास बची है कितनी, 2, साथ में इंटू में है हमारे पास 4 पाई स्क्वेयर। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ 4 पाई स्क्वेयर। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ। यदि k बराबर, जैसा कि हमें पता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर उसकी परमाणु क्रमांक हम डालें तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है z बराबर 1। तब हमारी समीकरण क्या होगी, देखें r बराबर n स्क्वेयर h स्क्वेयर के होल अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, m की जगह m है, z की जगह हमने लिखा 1, साथ में हमारे पास है e स्क्वेयर और इसके साथ k की जगह हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो हमारी जो आखिरी इक्वेशन होगी मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, वो हमारे पास निकलेगी r बराबर, अब यहाँ पर अपॉन के अंदर अपॉन है तो वैल्यू रिवर्स होकर ऊपर जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन 0 n स्क्वेयर h स्क्वेयर के साथ एप्सिलॉन 0 के होल अपॉन में हमारे पास बचा यहाँ से एक पाई, फिर हमारे पास है एक m और साथ में हमारे पास बचेगा e का स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमें जो समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 8,
इस समीकरण को हम स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए आवश्यक व्यंजक कहेंगे। आइए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो वहां पर वृत्ताकार कक्षा में घूमते समय उस इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी वह उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी, जिसको हम इस समीकरण द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पर E कुल ऊर्जा हो गई, यह Ke हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और ये कहलाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। चूंकि हमें पता है कि गतिज ऊर्जा को हम Ke द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसका सूत्र होता है हमारे पास कितना, 1/2 साथ में mv²। यहाँ पर हम mv² का मान वही वाला रख रहे हैं जो हमने इसके लास्ट वाले डेरिवेशन में किया था, जिसको मैंने यहाँ लिख रखा है। तो हम ऐसी की ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 1/2 साथ में होगा k ZE² अपॉन में r। यहाँ पर ये हमारे पास आया किसका मान, के का मान। इसको हम समीकरण नंबर कौन सी कर दें, 2। अब चूंकि हम यहाँ पर स्थिति ऊर्जा भी निकालनी है तो स्थिति ऊर्जा का भी सूत्र हमें याद होगा। स्थिति ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं UE से। इसका जो सिंपल सूत्र होता है उसको हम लिख सकते हैं कितना, K साथ में हमारे पास आता है Q1 Q2 मतलब आवेश। चूंकि हमें पता है कि नाभिक का आवेश होता है कितना, ZE, तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम यहाँ पर ले रहे हैं -e। चूंकि हम यहाँ स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को विथ साइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अपॉन में हमारे पास केवल दूरी आती है, अर्थात कितना लिखेंगे हम, r। और अगर हम इसको आगे हल करें तो हमारी समीकरण बनेगी माइनस साथ में K ZE² में हो जाएगा अपॉन में r। ये हो गई हमारे लिए समीकरण नंबर 3। UE तथा Ke दोनों के मान उठा करके हम अगर समीकरण 1 में रखें तो हमारे पास E का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 से हम लिखें EE बराबर Ke की जगह हम लिखते हैं कितना, 1/2 साथ में K ZE² अपॉन में r। फिर यहाँ पर है हमारे पास प्लस और यहाँ लिखेंगे हम माइनस का K ZE² में अपॉन में r। दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से हमने कॉमन लिया K साथ में ZE² अपॉन में r। तो अंदर सिर्फ बचेगा हमारे पास 1/2 माइनस का कितना, 1। क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा। अब हाफ में से अगर 1 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, तो यहाँ पर हमारे लिए कुल ऊर्जा का सूत्र होगा 1/2 का अगर यहाँ एलसीएम ले तो यहाँ एलसीएम आएगा कितना, 2। इसका इसमें इंटू 1, इसका इसमें इंटू 2, तो 1 - 2 हमारे पास होगा माइनस का 1/2। इसको हम आगे लिख दें, ये हो गया माइनस, साथ में है हमारे पास K, साथ में है हमारे पास Z, साथ में E² और अपॉन में चलेगा अपने पास 2 और साथ में कितना है R। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण आई। अब इस समीकरण में हम यहाँ पर r का मान रखेंगे जो हमने इसके पहले ही डेरिवेशन में कर चुका है, जिसे मैंने यहाँ लिख कर रखा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर r का मान पुट करता हूँ तो हमारी समीकरण क्या होगी, देखें, -K ZE² अपॉन 2 और इस r की जगह हम लिख रहे हैं कितना, n² h² अपॉन 4π² mz साथ में K और E का स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखें तो 2 से ये 4 कट रहा है कितनी बार, 2 बार। अब इसके अंदर अपॉन के अंदर अपॉन है तो वैल्यू रिवर्स होकर ऊपर जाएगी और इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन बनेगी EE बराबर माइनस K की घात हो जाएगी हमारे पास 2, एक के यहाँ K की घात 2, साथ में Z भी डबल हो जाएंगे तो Z² E की घात हो जाएगी हमारे पास इस बार 4। उसके बाद साथ में हमारे पास है यहाँ M, फिर साथ में हमारे पास है यहाँ पर पाई का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने पाई स्क्वायर ऊपर ले लिया, M ऊपर ले लिया, Z को हम डबल कर चुके हैं, K को भी हम डबल कर चुके हैं, E की पावर हम 4 कर चुके हैं। अब हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू बचेगी वह है कितनी, साथ में यहाँ पर 2 भी है, ये 2 भी ऊपर जाएगा जो कि यहाँ बचा है हमारे पास। इस 2 को भी हम चाहें तो यहाँ आगे लिख सकते हैं। अब अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू है वो है n² साथ में कितना, h²। इस प्रकार से हमने ये पूरे मान को हल किया। अब यहाँ पर हम K की जगह, स्मॉल k की जगह लिख सकते हैं कितना, 1/4πε0। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना रखते हैं अपन हर बार, Z बराबर 1। इस प्रकार से जैसे ही मान रखते हैं तो हमारी समीकरण बनेगी EE बराबर माइनस का 2 साथ में 1/4πε0 का होगा स्क्वायर। उसके बाद Z की जगह होगा 1, E की पावर 4 m पाई का स्क्वायर के होल अपॉन चल रहा है कितना, n² साथ में h²। अब जैसे इसको हम स्क्वायर से खोलेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी कितनी, EE बराबर माइनस का 2 साथ में 1 का स्क्वायर 1 हो चुका है, 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 16। इसको मैं पूरा ले लेता हूँ, 16 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास n स्क्वायर भी है, साथ में h स्क्वायर भी है, और ऊपर हमारे पास यहाँ चल रहा था e⁴ m, साथ में हो गया पाई का स्क्वायर। तो अब जो कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर से हम पाई स्क्वायर को क्या करते हैं, कैंसिल। 2 से हम 16 को 8 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बच करके निकलेगी उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास जो अंतिम फॉर्मूला बचेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम प्रदर्शित कर रहे हैं कैसे, ई से। यह सूत्र होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास m माइनस e⁴ ये लिख दिया, माइनस का m e⁴ के होल अपॉन में जो है 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, साथ में n स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 8, साथ में है n स्क्वायर h स्क्वायर, साथ में एप्सिलॉन का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे पास जो समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 4 दे सकते हैं, और हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किया। अब यदि हम विकिरण की आवृत्ति तथा तरंग संख्या निकालें तो उसके लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता होगी, जिसे हम न्यू द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जहां पर n1 तथा n2 अलग अलग कक्षाओं के लिए क्वांटम संख्याएं होंगी, जिनका मान यहां रखकर हम मुख्य श्रेणियों को प्राप्त करेंगे, जिसे हम इसमें समझते हैं हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं। यहां पर हमें 5 स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अध्ययन करना है। यदि हम लाइमन श्रेणी की बात करें तो यहाँ n1 बराबर 1 होगा तथा n2 बराबर 2, 3, 4 लिख करके हम निम्न सूत्र प्राप्त करेंगे। यदि हम बामर श्रेणी की बात करें तो यहाँ n1 बराबर 2 होगा, n2 बराबर 3, 4, 5 लेकर के हम निम्न सूत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार n1 की वैल्यू परिवर्तित कर करके हम पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फुन श्रेणी के लिए उपयुक्त सूत्र स्थापित करेंगे। अभी हमने यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल को समझा, परंतु बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां आई जो कि निम्नलिखित हैं। इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित हीलियम आदि के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकी। बाकी दूसरे तत्वों के बारे में इस मॉडल द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। इस मॉडल द्वारा जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या है? जीमन प्रभाव में जब यदि हम किसी हाइड्रोजन परमाणु को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो वहां पर उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं में कुछ कंपन प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में बोर से पूछा गया तो उनके बारे में वो अच्छे से स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। और इसी प्रकार से स्टार्क इफेक्ट या स्टार्क प्रभाव में जब इस हाइड्रोजन परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इस क्षेत्र में भी स्पेक्ट्रमी रेखाओं में कुछ कंपन दिखाई दिया, जिसकी भी व्याख्या स्टार्क प्रभाव द्वारा नहीं की जा सकी। इन कमियों के कारण इस बोर के परमाणु मॉडल को भी काफी संशोधन के बाद उपयोग में लाया गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने परमाणु वाले अध्याय को अच्छे से पूरा किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस अध्याय का अच्छे से फायदा लेंगे, अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।